चलो भाई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको बताया था। और इस नियम में मैंने आपको कहा था कि जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, यह ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के लिए सत्य है। ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के लिए क्या है? सत्य है। तो इसमें हमने कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स, यानी कि कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को एक आकर्षण बल से क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, जो कि किसके बराबर होता है? दोनों पिंडों के द्रव्यमान। ये पिंड ए है और ये पिंड बी है। ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू, माना इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान क्या है? m2 है। m1 इंटू m2। अरे बात समझ में? तो जो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम ये कहता है कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ब्रह्मांड के या इस यूनिवर्स के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी d है ना, इनके बीच की दूरी कितनी है? d, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने दो पिंड लिए, पिंड ए और पिंड बी, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस थी d। तो इस पर लगने वाला जो बल है वो क्या है? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, या F इज इक्वल टू G, क्योंकि आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, और इस कांस्टेंट को कहते हैं, कौन सा कांस्टेंट कहते हैं बताओ भाई? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये होता है कैपिटल G, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है, क्या बनता है? F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये है गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वत्रिक नियम है उसका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। और एक्सपेरिमेंटली जो है ये वैल्यू क्या है? वेरीफाइड है, यानी कि प्रायोगिक रूप से इसकी जो वैल्यू है वो निकाली गई है। कितनी बताओ भाई? इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इतना समझ में आया आप लोगों के? तो इसको नोट करिए, या F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। डी क्या है इसमें? कार्तिक बताओ भाई, डी क्या है इसमें? डी इसमें क्या है बताओ? इसमें डी क्या है ये बताओ मुझे। इसमें जो डी है वो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी। नहीं आया समझ में? अरे यहाँ देखो, ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंड, कोई भी दो पिंड है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा? ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के बीच क्या है? एक बल कार्य करता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है।
तो यह बल जो होता है ये इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात करता है। डी क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस है। माना एक वस्तु ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। समझ रहे हो? तो बैठो, डी क्या है? दो पिंडों के बीच की दूरी, दो पिंडों के बीच की दूरी। तो इसको आप लोगों को समझना है। जो m1 क्या है? पिंड ए की m1 क्या है? पिंड ए का द्रव्यमान। पिंड ए का क्या है? ये द्रव्यमान। और ये पिंड बी है, इसका द्रव्यमान है m2। इसका द्रव्यमान क्या है? m2। आरी बात समझ में है? तो इसको आपने इस तरह से देखना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका महत्व क्या है? सबसे पहले तो ये जानना है आपको। ये जो है तो यहाँ पे देख लो भाई कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, इसका महत्व क्या है, सबसे पहले ये समझना है आपको, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, उसका सबसे जो बड़ा महत्व है, इसी वजह से, इसी बल के कारण जो पृथ्वी है वो क्या है? सूर्य से पृथ्वी को बांधे रखता है। दूसरा क्या है? जो चंद्रमा है यहाँ पृथ्वी के चारों ओर बंधी हुई रहती है। तीसरा क्या है? जो प्लेनेट हैं, जो ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर बंधे हुए रहते हैं। और पांचवा क्या है? जो ज्वार और भाटा आता है, ये मैंने आपको बताया था कि ज्वार और भाटा किस तरह से आता है। ये इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। तो आज जाके इस वीडियो को जरूर रिवाइज करना है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो जो है आप लोगों को शाम को मिल जाएगी। आरी बात समझ में? इसके बाद आपने देखना है कि व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल, मुक्त पतन। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्री फॉल इज द सिनेरियो व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। जब कोई वस्तु बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी बाह्य बल के पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में गिरती है। पृथ्वी के किस क्षेत्र में गिरती है? गुरुत्वीय क्षेत्र में गिरती रहती है। तो इस कंडीशन को मुक्त पतन कहा जाता है। लिख लो। तो फ्री फॉल इज द सिनेरियो व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण बिना किसी बाह्य बल के, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, जब कोई वस्तु कहाँ गिरती है? पृथ्वी पर गिरती है, तो उसे मुक्त पतन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मुक्त पतन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आसान भाषा में भी समझाया गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिना किसी और के इन्फ्लुएंस के, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा हो, बिना किसी अन्य इन्फ्लुएंस के कारण या अन्य एक्सटर्नल फोर्स के कारण, जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन के कारण ग्रेविटी के अंदर गिर रहा हो पृथ्वी पर, उसी को मुक्त पतन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? मुक्त पतन कहा जाता है। अब है एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो, कोई वस्तु क्या हो रही हो? ऊपर से नीचे को गिर रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसमें एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा। तो जब गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा, तो उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे?
गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे उसको, लिखो गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन experienced by an object when it falls freely under the influence of gravitational pull of the earth। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जब गुरुत्वीय जो खिंचाव के कारण जो है कोई भी वस्तु पृथ्वी पर जब गिरती है और उसके अंडर में जब कोई त्वरण या एक्सेलरेशन क्या होता है, अनुभव किया जाता है, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। लिख दिया? हाँ, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी टॉप से आ रहा है, माना यहाँ से नीचे को गिर रहा है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है। अगर हम यहाँ से गिराएंगे तो उतनी स्पीड नहीं होगी, लेकिन अगर बहुत ऊपर से गिराएंगे तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किस कारण? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। किस कारण बढ़ती है भाई? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। अब हमने इसमें ये देखना है कि इसका जो मैथमेटिकल गणितीय जो प्रतिरूपण है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो बल होता है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हमने कहा था ना, हमने पाया था, क्या पाया था, कि जो बल है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही बताया था ना, F = m/a। तो ये क्या है, ये बल है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे त्वरण तो ये नॉर्मल त्वरण है, लेकिन अगर वस्तु कहाँ ऊपर से नीचे को गिर रही है तो वहाँ पे जो त्वरण होगा वो कौन सा होगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F = m, a की जगह क्या लिख देंगे, g लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे ना, कोई दिक्कत? अब इसी तरह से आपको पता था कि F बराबर होता है g m1 इंटू, या यहाँ पे माना पृथ्वी का द्रव्यमान है तो उसको हम कैपिटल M से लिख देंगे, और चंद्रमा का द्रव्यमान है तो स्मॉल m से लिख देंगे ना, और बटे d², या पृथ्वी की जो त्रिज्या है या दो पिंडों के बीच की अगर दूरी r है तो उसको हम r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो पिंडों के बीच की दूरी d हो गई। अब f की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वैल्यू रख सकते हैं, f की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं ना, तो f की जगह हमने रख दिया mg। तो mg बराबर हो जाएगा gm × m/d², है ना। तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से हम देखेंगे कि m से m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा ना। अब हम देखते हैं कि g बराबर क्या हो जाता है, g बराबर हो जाएगा कैपिटल G × m/d², अपॉन क्या हो जाएगा, d²। तो gm/d²। तो यहाँ पे क्या है, when m is the mass of earth, अगर m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और स्मॉल m क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान है। ठीक है, और क्या है, दोनों के बीच क्या है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। माना स्मॉल m क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पर हम d की जगह क्या रख देंगे, r रख देंगे, तो gm/r² रख देंगे। तो माना हमें पृथ्वी और किसी पिंड के बीच अगर g की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ठीक है भाई। तो g बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G × m/r²। ये इसको लिखो, g = ये पूरा लिखो, mg बराबर, ये डेरिवेशन है इसकी, परीक्षा में डेरिवेशन लिखने को भी आता है कभी ना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। और जो g है, इसकी जो वैल्यू है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है भाई, 6.7
पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो होता है 6 गुणा गए 10 की घात 24। लिख लो, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है कैपिटल M, यानी कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 6 गुणा गए 10 की घात 24 किलोग्राम, इतना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, और जो कैपिटल G की वैल्यू हमने कितने निकाली थी बताओ भाई? 6.7, सीधे 7 लिख दो। 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या होती है r बराबर होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी एक गोला है ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 6.4 गुणा गए 10 की घात 6 मीटर की इसकी रेडियस है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास है, तो उसको हम इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। G कैपिटल G इंटू M अपॉन आर स्क्वायर में। तो इसकी जो वैल्यू है इसको आप इस तरह से कर लेंगे भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना 10 की घात 11 और 10 की घात 24, 24 में से 11 गया कितना हुआ? गुणा में घातें जुड़ती है या घटती है, समझ रहे हो? तो कितना आ जाएगा? 10 की घात 13। तो 6.7 गुणा गए 6 गुणा गए 10 की घात 13 आ गया। तो 6.7 गुणा गए 6 का गुणा करना है बटे 6.4 गुणा के 10 की घात 6। तो 10 की घात 6 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, और 13 में से -6 कर देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 6 में 6 गए तो 7 आएगा। ठीक है, तो इसका पूरी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण है G, इसकी वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर G की वैल्यू आती है। समझ गए? ये है, ये आप लोगों को देखना है। इसके बाद आते हैं हम मास एंड वेट। तो द वैल्यू ऑफ यहाँ पे देखो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। जो द्रव्यमान होता है वो फिक्स होता है किसी भी वस्तु में। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे हो, चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे मंगल पे चले जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका जो द्रव्यमान है, यानी कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हमेशा क्या रहता है? नियत है, फिक्स है। लेकिन जो भार है, जो क्या है? भार है। भार एक बल है। भार क्या है? एक प्रकार का बल है। समझ रहे हो ना? तो अब अगर आपको कहे कि आपका भार कितना है जी, वो जनरली हम जो तोलते हैं ना उससे, किससे? तराजू से या फिजिकल बैलेंस से, वो भार है, वो एक्चुअल द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। जबकि जो भार है उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसका मात्रक क्या होगा? भार का मास, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और भार एक बल है, तो उसका मात्रक क्या होगा? अरे बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक अब तुम्हें ये नहीं आ रहा कि बल का मात्रक क्या है? पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। इससे पहले मात्रक बताए ना, कार्य का मात्रक क्या होता है? ये भी नहीं आता। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसको याद कौन करेगा? अब आप लोगों को इतना पढ़ा रहे हैं, आप लोग याद ही नहीं कर रहे हो भाई। या तो आपका काम है ना पढ़ाना, हमारा काम या तो आपको करना पड़ेगा,
याद करिए इन सबको। कल जो है सारे जितने भी आपको मात्रक लिखा रखे हैं, 7 राशियाँ और उनके मात्रक, मूल मात्रक, मूल राशियाँ, और किसका, बल का मात्रक, कार्य का मात्रक, त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक यहाँ पे अभी हमने गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक देखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो जिस राशि को आप लिखेंगे उसके जस्ट साइड में आप क्या क्या लिखेंगे, उसका मात्रक भी साथ में लिखेंगे। आप लोग पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसको याद करिए, तभी समझ में आएगा आगे। समझ रहे हो ना। तो जो द्रव्यमान है, अब द्रव्यमान का मात्रा की पता नहीं क्या समझ में आएगा द्रव्यमान। अब यहाँ भार छोड़ो, बल का मात्रा की पता नहीं तो क्या भार समझ में आएगा। तो भार क्या है, एक बल है। भार क्या एक बल है, ठीक है, जो अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होता है। जो अलग अलग प्लेनेट पे क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे आपको फोर्स बराबर क्या होता है, m×a होता है। लेकिन अगर वो क्या है, पृथ्वी पर है, गुरुत्वीय बल के कारण भार क्या है, नीचे को लग रहा है ना, इसका भार कितना होगा यार, तो नहीं उठाते हम, ये सामान उठा लिया, अरे इसका भार कितना होगा, इसका भार कितना होगा, भार है ना, हाथ से देखते हैं। तो जितनी मात्रा में क्या है, एक बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण में, कितनी गुरुत्वीय बल से ये नीचे को खींच रहा है, वही तो भार हो गया, वही तो भार हो गया। अब हम इसको अंतरिक्ष में ले जाएंगे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो कोई आकर्षण खींच नहीं रहा ना, वहाँ पे इसका भार 0 हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी हमने कहा ना कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा के त्वरण, यानी कि F = m×g हो जाएगा। तो पृथ्वी के g की वैल्यू 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन अंतरिक्ष में अगर हम किसी जगह इस वस्तु को छोड़ दें तो वहाँ पर g की वैल्यू 0 हो जाएगी, और g 0 होगी तो पूरा इसका जो वैल्यू आ जाएगा गुणा करके 0 आ जाएगा। तो भार की जो वैल्यू हो जाएगी अंतरिक्ष में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0। तो मास क्या है, स्थिर है। द्रव्यमान क्या है, स्थिर है, निश्चित होता है। आप द्रव्यमान को अगर चंद्रमा पे भी जाएंगे, कहीं भी चले जाओ, स्थिर रहेगा। और भार में डिफरेंस है। ये अलग अलग प्लेनेट पे या अलग अलग जगह पे क्या है, उसकी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके अनुसार डिपेंड करेगा कि उसका भार कितना होगा। समझ गए ना। तो ये है, ये तो पृथ्वी का है। इसी तरह का मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का समझ रहे हो, अदिश राशि है। जिस राशि में क्या होता है, दिशा के साथ परिमाण होता है। कोई क्वांटिटी है, उसमें क्या है, परिमाण भी है और दिशा भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सदिश राशि। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसमें परिमाण के साथ दिशा नहीं दी रहती है, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर, यानी कि अदिश राशि। सदिश का मतलब वेक्टर क्वांटिटी और अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो मास क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान है ना 5 किलोग्राम। किस और है, क्या है, आपको थोड़ी ना पता है क्या, नहीं है पता। लेकिन जो भार है, तो भार क्या है, वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। पृथ्वी से यहाँ पृथ्वी पर आ रहा है ना, तो ये सीधा नीचे की ओर होगा, तो डायरेक्शन फिक्स है ना। तो किसी भी वस्तु का भार, उसकी दिशा फिक्स होगी, हमेशा नीचे की ओर होगी, ऊपर की ओर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भार है वो एक सदिश राशि। तो पहला पॉइंट लिखो, जो भार है वो एक निश्चित राशि नहीं है, जबकि द्रव्यमान एक निश्चित राशि है। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि भार सदिश राशि है। भार क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद देखना है आपको कि जो द्रव्यमान है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नहीं होता है, वेरी नहीं करता है, ये हर जगह एक जैसा होगा। लेकिन जो वेट है यहाँ
अलग अलग प्लेस पे इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। समझ गए? ये देखना है आपको। SI यूनिट किलोग्राम है और इसकी है न्यूटन। तो भार का मात्रक क्या है? भार का मात्रक न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, वेरी गुड। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर उसका द्रव्यमान 0 है तो वो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो वो एग्जिस्ट करती नहीं है। जबकि अभी हमने भार का कहा कि हम अंतरिक्ष में ले जाएंगे किसी वस्तु को, उसका भार 0 होगा, इसमें वेट नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको ये समझना है। अच्छा, किसी वस्तु का जो वेट है, भार है, वो चंद्रमा पे कितना होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो किसी भी वस्तु का जो भार है वो चंद्रमा पे कैसे होगा? देखें, वेट यानी कि W बराबर होता है mg, यानी कि लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? W बराबर mg हो जाएगा। तो W बराबर mg, यहाँ पे देखो कितना, ये है W बराबर mg, और mg बराबर क्या निकाला था हमने? mg बराबर क्या निकाला था? Gm इंटू m अपॉन r स्क्वायर निकाला था कि नहीं निकाला था? G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m चंद्रमा का द्रव्यमान है, और r e क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है? तो ये सारा जो वैल्यू है हम ये अगर पुटअप करेंगे इन फॉर्मूले में, ठीक है, इन फॉर्मूले में जब हम इसको रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब हम जो भार क्या है मून पर है, उसका भार अर्थ से 1/6 रह जाएगा। कितना? 1/6 रह जाएगा। माना यहाँ पर क्या है, वो 100 न्यूटन का भार है मेरा। कितने न्यूटन का है? 100 न्यूटन का। कितने न्यूटन का है भाई? 100 न्यूटन का। तो चंद्रमा पे कितना रह जाएगा? 1/6 रह जाएगा ना। तो 6 किया नहीं, 6 कम 6, और ये 6 छके 36, 16.666 करके आएगा न्यूटन, इतना रह जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो भार है वो चंद्रमा पे सिर्फ 1/6 भाग ही रहेगा। अब आप बताओ कि जितना आपको हैवी लग रहा है ना, यहाँ शरीर खड़े होने में दिक्कत हो जाती है, ऐसा चंद्रमा पे आप लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? मालूम है क्या? नहीं है मालूम। लक्ष्मण की पत्नी का नाम मुझे भी नहीं है मालूम, लेकिन हाँ उर्मिला। तो लक्ष्मण की पत्नी 14 वर्षों तक खड़ी रही घर पे, एक पैर पे। ऐसा कुछ ध्यान है तुम्हें? है ना? जब तक लक्ष्मण जो है वनवास से घर नहीं आया तब तक उर्मिला जो है एक पैर पर खड़ी रही। तो वो तो पृथ्वी पे रही, लेकिन यहाँ तो हमारा तो संभव नहीं है, लेकिन चंद्रमा पे हम एक पैर पर रह सकते वर्षों तक खड़े। क्यों? वहाँ पे भार बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लगभग भार ही नहीं, मान के चलो कम हो जाएगा। दूसरा, चंद्रमा पर जब हम क्या करेंगे, चंद्रमा पर जैसे हमें यहाँ से रॉकेट लॉन्च करना है तो बहुत ज़्यादा ईंधन खर्च करना पड़ता है। पृथ्वी की ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए या पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर करने के लिए किसी रॉकेट को लॉन्च करने में बहुत सारा ईंधन खर्च होता है। लेकिन अगर हम चंद्रमा पर अपने स्टेशन बना दें तो वहाँ पे रॉकेट लॉन्च करना आसान हो जाएगा, यानी कि 1/6 भाग ईंधन ही लगेगा वहाँ पर। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी कि 100 kg यहाँ पर, 100 कुंटल यहाँ पे ईंधन अगर खर्च होता है तो चंद्रमा पे सिर्फ 16.66 कुंटल ईंधन ही खर्च होगा। ये बात समझ रहे हो? तो इस तरह से चंद्रमा पे अगर हम मून वॉक नहीं करते हैं, साइंटिस्ट आपने नेट पे सर्च करने मून वॉक क्या है,
वहाँ पे अगर हम इतना छलांग मारेंगे तो बहुत दूर तक लग जाएगा। ठीक है, वहाँ जो हाई जंप लॉन्ग जंप की मानक है वो अलग ही होंगे। ठीक है, पता चल रहा आपने मून वाला क्लाइमेट, तुम ऐसे साइंटिस्ट बन गए, तुमने मून का क्लाइमेट कर दिया और यहाँ से उछले हो सीधे रोहतल तक। अरे भाई ये है नंबर 1 है। कर सकते हो ऐसा? मुश्किल, यहाँ तो होना संभव नहीं है। तो ये है, इस तरह से हम ये कर सकते हैं। दूसरा, जो गति के तीनों समीकरण मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से हैं बताओ जरा। है v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as। इसको भी नोट करके लाना, कल याद करके लाना। ठीक है, तो v क्या है इसमें, प्रारंभिक u क्या है प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, a जो है एक्सीलरेशन है, t है टाइम। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ये है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट टू फॉल फ्रॉम टॉप, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे को छोड़ेंगे तो जो ग्रेविटेशनल, जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है वो क्या होगी, प्लस जी में आएगी ना, प्लस जी की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस में रहेगी। लेकिन अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो जी की वैल्यू माइनस में रहेगी। किस में रहेगी, माइनस में। तो इसको हम कल बताते हैं आपको। ठीक है भाई, तो आप लोग